हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सीपैट ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। काफ़ी दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, तो ये जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में मैं करवाने वाला हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम 9 जून को है, तो टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉक्साइट किसका अयस्क है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अब मैं बता दूं, जो यहाँ पर बॉक्साइट है ये इसलिए मैंने इसमें कैरी किया, हो सकता है इससे पहले आपने जो मेरे प्रीवियस सेक्शन देखे उसमें भी मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अगर अयस्क से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बॉक्साइट ही आपसे पूछा जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या कर देते हैं कि ऑप्शन ए को यानी कि करेक्ट कर देते हैं चांदी, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसका एल्यूमिनियम यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज रहते हैं, एल्यूमिनियम और चांदी को वो एक ही समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का अयस्क है। और एक इम्पोर्टेंट और इसी अयस्क से आता है कि पारे का जो अयस्क है वो सिनेवार है, तो इसको भी आपको याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश करके लिख दिया है। और यहाँ पर चांदी और जो लोह है इनके एक एक अयस्क आपको पता होने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। मैं देखना चाहूँगा, अब लास्ट टाइम है कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तैयार है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन है, जिस प्रकार के आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 आएंगे, लेकिन इस सेशन में 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि कौन सा मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था, तो वो नायलॉन था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रटने की ज़रूरत ही पड़ती है, यानी कि लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। इनमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, और जनरल साइंस के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन का यूज किया जाता है। अब आपने देखा होगा किसी भी वाटर पार्क में जाते हैं तो क्लोरीन ही वहाँ पर डाला जाता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो जल को शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और भी कई केमिकल्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, मोस्टली जो पूछी जाती हैं बार बार उनको पता होना चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। यदि रट रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में आप कंफ्यूज भी हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेक्टर नहीं पूछी गई है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी पूछी गई है। स्केलर यानी कि अदिश राशि, तो इनमें से द्रव्यमान और संवेग और वेग और बल, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो संवेग है, वेग है, बल, ये जो तीनों है ये यहाँ पर बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। देखिए जो संवेग का फार्मूला होता है, यानी कि P बराबर m/v। तो देखिए जो मास है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन b जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स यानी कि सदिश राशि है, तो इसीलिए यहाँ पर संवेग भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करें, वेलोसिटी, वेग, तो अभी मैंने वेलोसिटी तो आपको बताई कि जो वेलोसिटी है वो आपकी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। नेक्स्ट यहाँ पर बल यानी कि फोर्स F बराबर ma होता है। तो अब यहाँ पर मास तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक सदिश राशि हो जाएगी। तो यानी कि कहने का ये मतलब है, ये तीनों जो है ये आपकी सदिश राशि हैं, और जो ये मास यानी कि द्रव्यमान है ये आपकी एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए जितने भी स्टूडेंट, स्पेशली मैं बता रहा हूँ पीजीटी पीपीटी के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं उनको एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछली बार काफ़ी वेटेज था कंप्यूटर के क्वेश्चन का, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी आई होप आपने अब तक क्लियर कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड्रॉयड ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर कोई यूज करता है आजकल। फायरफॉक्स, ये देखिए एक आपका एक बोल सकते हैं ब्राउज़र है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं iOS, तो ये भी एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली ये जो आपने एप्पल के फ़ोन देखे हैं उसमें इस सिस्टम का यूज होता है। और ये सिम्बियन OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। तो एक्सटर्नल मेमोरी इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। और देखिए कंप्यूटर के इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा केयरफुल्ली होकर क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि लास्ट में लगा होता है नहीं है और स्टूडेंट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी है, वो पूरा इस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि नहीं भी लगा है, तो उनको वो फर्स्ट ऑप्शन ही वहाँ पर दिख जाएगा, वो फर्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नीचे के ऑप्शन वो देखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक स्कैनर हुआ, पेन ड्राइव हुआ, डीवीडी हुआ, यहाँ पर हार्ड डिस्क। तो ये देखिए नीचे के जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर, ये सभी आपके एक्सटर्नल मेमोरी ही हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये स्कैनर, ये आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर आपका ये एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। और एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि आपने देखा पेन ड्राइव आप लगा लेते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी डिवाइस में, तो ये एक प्रकार की आपकी एक्सटर्नल मेमोरी ही है। डीवीडी भी जो आप पहले देखते होंगे, डीवीडी में मूवीज़ आप लोग डाल के रखते थे, तो एक प्रकार की स्टोरिंग डिवाइस ये मेमोरी। तो डीवीडी आपकी एक एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि जो अलग से लगे, यानी कि जो सिस्टम में लग के ना आए, जो आप अलग से लगा रहे हो, जैसे कि हार्ड डिस्क भी आपकी आप अलग से अपने सिस्टम में लगवा सकते हैं। तो ये सभी एक एक्सटर्नल मेमोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोम किसका उदाहरण है। देखिए रोम का फुल फॉर्म भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। वैसे मैंने सभी जो जितने इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो पीडीएफ में इंक्लूड कर लिए हैं, फिर भी मैं एक प्रकार से रिवीजन करवा देता हूँ इस क्लास में। और जो रैम है वो उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इनको याद आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। तो देखिए एमएस पावर पॉइंट का क्या यूज है। आपने जो काफ़ी कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं या फिर कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उन्होंने पावर पॉइंट का यूज ज़्यादातर किया ही होगा कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या फिर कोई भी किसी भी ऑफिस का वर्क करते हैं तो मोस्टली पावर पॉइंट हुआ आपका, ये एमएस एक्सेल हुआ, इन्हीं का वर्क रहता है। तो पावर पॉइंट का यहाँ पर यूज यही होता है आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और ऑप्शन ए पे है डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज मीन्ड बाई सीसीटीवी। देखिए सीसीटीवी का एक प्रकार से यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये मैंने पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्विज के रूप में करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो व्हाट इज मीन्ड बाई सीसीटीवी, यानी कि सीसीटीवी का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। आपने सीसीटीवी तो नाम का बहुत सुना होगा, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट को अभी तक इसका फुल फॉर्म ना पता हो। तो इसका फुल फॉर्म होता है केबल क्लोज टेलीविज़न, का फुल फॉर्म होता है केबल क्लोज टेलीविज़न। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है ये भी फुल फॉर्म है, SMTP स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बता दूंगा ओरली। तो S से होता है सिंपल, M से होता है मेल, T से होता है ट्रांसफ़र, P से होता है प्रोटोकॉल। तो SMT का फुल फॉर्म हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट यहाँ पर है VPN का यहाँ पर भी मैंने एक लिख दिया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस सेशन में आपको करवा रहा हूँ। और ये हो सकता है आपके जो मैंने पीडीएफ दी उसमें ना हो, तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। लेकिन जितने भी पीडीएफ में हैं वो इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चंस आएगा तो उस पीडीएफ के फुल फॉर्म से ही आएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जीके में आपको क्लियरिटी ना आ रही हो कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके की मैं इसलिए टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जीके में जब मैंने प्रीवियस ईयर पीजीटी बीपीटी का एग्ज़ाम दिया था उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जीके थे, तो ज़्यादा वेटेज नहीं था, और वो भी मोस्टली स्टूडेंट ने कर लिए थे। एक क्वेश्चन ये जलप्रपात से था, और एक क्वेश्चन था वहाँ पर हैरी पॉटर बुक के राइटर पूछे गए थे, क्वेश्चन और था वो अभी हमको याद नहीं है। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और वेटेज कम था। तो और जीके एक ब्रॉड सिलेबस है, आप 1 महीने में कवर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको इसकी कॉन्सेप्ट यानी कि बिल्कुल आप बेसिक से अपने नोट्स बनाकर नहीं चल रहे होंगे। दूध सागर जलप्रपात यहाँ पर पूछा गया, ये किस नदी पर है। देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो दूध सागर जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है दूध सागर, ये नदी पूछा गया किस स्टेट में है। तो आपको ये सभी पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए
जो जीके के क्वेश्चन है उनका यदि आपको बिल्कुल डिटेल नहीं पता है तो हो सकता है आप ना कर पाएँ एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कभी स्टेट पूछ लिया जाएगा तो कभी नदी पूछ ली जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंडोवी नदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूध सागर जलप्रपात है ये मंडोवी नदी पर है। और अब यहाँ पर इसमें ये भी पूछा जाता है ये कि किस स्टेट में, तो इसे ये वैसे ये बॉर्डर पे पड़ता है गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर। वैसे ये अगर स्टेट में आ रहा है तो गोवा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मंडोवी नदी जो गोवाई में आपकी बहती है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है। देखिए जितने भी लंबे छोटे ऊंचे और जो फर्स्ट बार हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन चांसेस होते हैं इस प्रकार के, यानी कि इंटेंस एग्जाम में पूछे जाने के। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इसलिए जीके का वेटेज कम रखा जाता है। और जीके में क्वेश्चन हो सकता है इस बार, हो सकता है ऐसा नहीं है पिछली बार 2-3 पूछे गए, हो सकता है इस बार थोड़ा वेटेज आपका बढ़ जाए। तो वो आपको जब एग्ज़ाम देंगे तभी पता लगेगा, पहले से कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उसमें आपको तैयारी भी करवाई है। इसीलिए मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, सभी सेक्शन के मोस्टली बराबर ही क्वेश्चन दिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट दिए हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो यहाँ पर पूछा गया किस नदी पर बना है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध है ये तो है किस नदी पर है, और ये भी पूछा जा सकता है नाम इसका क्या है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध है, उत्तराखंड राज्य में है भागीरथी नदी पर, और ये गंगा की एक सहायक नदी भी है भागीरथी नदी। और एक मैं क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा हूँ, हीराकुंड जो बांध है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये किस नदी पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार इस क्वेश्चन को करवाया। तो हीराकुंड बांध आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस नदी पर है, क्योंकि ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा है। ये देखिए सबसे ऊंचा है, जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा है, और जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको देखें कितने स्टूडेंट को याद है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्यूटर का है, तो कम ये यहाँ पर फिल करना है क्या होगा। तो इज एन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो उसको क्या बोला जाता है। ये मोस्टली सभी को पता ही होगा, तो इसको बग बोला जाता है। वायरस मत कर देना, वायरस नहीं होता है, बग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। देखिए ये मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन है इंग्लिश में कर लिए हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट कमेंट ना करे कि आपने इंग्लिश में क्यों किया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मीडियम, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से ही जुड़े हैं। मैं इसमें हिंदी में भी बता देता हूँ इसका जो सेंस है, यानी कि अर्थ है। हिंदी और इंग्लिश से एक चीज़ और मुझको याद आ गई कि जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें से कुछ स्टूडेंट की ऐसी डिमांड थी कि सर क्या वो पीडीएफ इंग्लिश में नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने वो पीडीएफ गूगल के थ्रू हमको यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजी है। तो जिन भी स्टूडेंट को नीड है इंग्लिश में उस पीडीएफ की, तो अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो आप लोग जिस भी नंबर से मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें आप मैसेज करके हमको भेज सकते हैं कि सर हमको इंग्लिश में चाहिए। तो वही पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश वाली सेंड कर दूंगा। वो गूगल से ट्रांसलेटेड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसको देख लेना, वैसे काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिन भी स्टूडेंट ने लिए जिनको इंग्लिश में नीड है। वो सेम पीडीएफ वही है, पीडीएफ चेंज नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में गूगल के थ्रू कन्वर्ट कर दी है कि स्टूडेंट ने। तो जिन भी स्टूडेंट को नीड है वो लोग ले सकते हैं मैसेज करके। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस में स्टार्टिंग से ही आपको बताते आ रहा हूँ, कंप्यूटर में ये इंपॉर्टेंट है, और जिन स्टूडेंट ने तैयार कर लिए तो उन स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प होगी। हो सकता है इससे अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनपुट आउटपुट से तो आना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। देखिए प्रिंटर और मॉनिटर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं, यानी कि दोनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। और कीबोर्ड और ये माउस ये आपकी जो होती हैं इनपुट डिवाइस होती हैं। प्रिंटर और मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस हैं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड।
और देखिए एक क्वेश्चन और, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, प्रिंटर ही में जो ऊपर होता है स्कैनर भी लगा होता है, तो बहुत से स्टूडेंट स्कैनर को भी आउटपुट डिवाइस यानी कि टिक कर देते हैं, लेकिन स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर हुआ यहाँ पर, ये स्कैनर हुआ आपका, सीसीटीवी हुआ, और ये वेब कैम हुआ, ये और ये कीबोर्ड हुआ, आपकी जॉयस्टिक हुई, और ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हुआ। तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस की बात करूँ, विच यहाँ पर आउटपुट डिवाइस आपकी प्रिंटर हो गई, मॉनिटर हो गई, आपका हेडफोन हो गया, जो आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, और जो आपका प्रोजेक्टर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, और ये आपका स्पीकर, ये सभी आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल सेंड करते हैं तो कौन सी फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यानी कि जब आप ईमेल जो किसी को भी भेजते हैं तो ईमेल में आपको एक ऑप्शन मिलता है टू और फ्रॉम, इसमें से आपकी जो यानी कि किस फील्ड में आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे, आप क्या टू में डालेंगे या फिर फ्रॉम में डालेंगे। तो आपकी जो ईमेल आईडी आप अपनी फ्रॉम में डालेंगे और जिसको सेंड करनी है उसकी टू में डालेंगे। जैसे कि सपोज आप हमको एक मेल कर रहे हैं जो मेरे अबाउट सेक्शन में दी गई है चैनल पर, तो उस मेल आईडी पर आपको एक मेल करनी है। तो जब आप मेल करेंगे तो आपके पास एक टू का ऑप्शन होगा, एक फ्रॉम का होगा। तो फ्रॉम में तो आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, और टू में जो मेरी मेल आईडी दी गई है, तो जब टू में मेल आईडी फिल करेंगे मेरी, तब तब मेरे पास वहाँ पर आपकी मेल आईडी पहुँच जाएगी जो भी आप हमको मेल करना चाहेंगे। और ये BCC ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, और इनका फुल फॉर्म है, हो सकता है ये पूछ लिए जाए तो इसलिए मैंने बता दिए। अब एक ईमेल से हमको एक क्वेश्चन याद आ गया जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। देखिए एक इस प्रकार से पूछा जाता है, मेल से जो आपकी ईमेल आईडी होती है, जैसे कि सपोज आपकी अमन 91@gmail.com, ये आपकी सपोज मेल आईडी है। तो इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि क्या मेल आईडी आपकी जो है केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव इन मीन्स यानी कि जो ये लेटर हैं, जैसे ए इसमें आपको दिख रहा है, ए आपकी ए कैपिटल है, एम स्मॉल है, तो यानी कि ये केस सेंसिटिव है या फिर नहीं। जैसे कि अमन यही सेम आईडी मैं इस प्रकार आपकी मेल में फिल कर दूं, जैसे यानी कि ए इसमें बड़ा था, मैं ए को स्मॉल कर दूं और ये लिख दूं सैम अमन 91@gmail.com। क्या ये यानी कि फिर भी यानी कि सही रहेगी या फिर ये गलत हो जाएगी। यदि ये देखिए केस सेंसिटिव होगी तो ये रॉन्ग हो जाएगी, और केस सेंसिटिव नहीं होगी तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या जो ईमेल आईडी होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि आपकी ईमेल आईडी जैसे सपोज करिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ बीरू, तो यहाँ पर वीरू और @ जो भी हो gmail.com yahoo.com, तो यहाँ पर मैं बी इसमें बड़ी है और बाकी के लेटर यानी कि छोटे हैं। बी यानी कि आपकी बी कैपिटल है और ये IRU जो है ये स्मॉल है। तो अब मैं इसमें ईमेल आईडी में बी इसमें स्मॉल कर दूं और ये आई को कैपिटल कर दूं, या फिर को मैं कैपिटल कर दूं, यू को स्मॉल ही रखूं, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आपको बी को बड़ी बनाए या फिर छोटी बनाए। हो सकता है ये नॉलेज अभी तक मेल आईडी बहुत से स्टूडेंट यूज करते हो, इसकी नॉलेज को ना पता हो तो आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं, आपकी मेल आईडी रॉन्ग नहीं होगी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, आपकी नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेल का तो आजकल आपको मेल कहीं ना कहीं करनी होती है, तो इसकी नॉलेज होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसमें से ये लैंग्वेज दी गई है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इनमें से आपको एक आइडेंटिफाई करनी है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन ए पे ये दिख रही है कि ये पेंट ब्रश, ये कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। C++, जावा और बेसिक ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इंग्लिश के बारे में भी क्लियर करना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस जो मैंने सेशन अटेंड किए हैं उनमें मैं बता चुका हूँ पूरा। जब मैंने सिलेबस डिटेल किया था स्टार्टिंग में ही, जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, पूरा सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए प्रीवियस बार क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इसी प्रकार, यानी कि एक सेंटेंस था, उसमें फिलिंग कुछ भी फिल करना था। फिल क्या, आपके जो क्वेश्चन थे सभी मॉडल वर्ब बेस्ड थे। मॉडल वर्ब में ये बिल, कैन, सोड, आपके मे, माइट आते हैं, तो इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन दिए गए थे। आपके जो इंग्लिश सेक्शन में ना कोई आपका एंटोनिम था, ना सिनोनिम था, ना बनवर्ड था, ना ईडियम था, और ना ही जो एरर डिटेक्शन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो आपके SSC वगैरह हुए, आपके डिफेंस के एग्ज़ाम हुए,
तो इस प्रकार के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे, इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, फिलिंग दी ब्लैंक के ऊपर थे। टू सॉल्व दिस पजल, इसको आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको इसमें से एक जो मॉडल वर्ब दी है, इसमें से कौन सी जो सुटेबल है यहाँ पर फिल करनी है आपको। मे होगा या फिर बिल होगा या फिर कैन या शुड, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। मैं इसलिए चेक करना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन रहे, तो मैं इससे ये चेक कर लूँगा कि आपकी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है। इसलिए मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू आर आ स्टूडेंट। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो इसलिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए मॉक पूरा आपका प्रीवियस बार भी वाला है, यानी कि जो मॉक टेस्ट आपको ऑफिशियल आउट हुआ है वो जो प्रीवियस बार था वो ही इस बार आया है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके जो क्वेश्चंस प्रीवियस बार पूछे गए वो रिपीट करें, तो इसलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन टैग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। यदि आपको और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे क्वेश्चन टैग, तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट नए हो, तो मैं इसलिए फिर से बताना चाह रहा हूँ। प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होता है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देखना होता है। यदि यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर लास्ट में आपको निगेटिव करना है, अगर इधर निगेटिव है तो इधर आपको पॉजिटिव करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चेंजमेंट करने की नीड नहीं है, ना ही आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज करना है और ना ही यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए यू आर है, यू आर है स्टूडेंट, तो लास्ट में अब यहाँ पर देखिए आर यू होगा। देखिए ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि सेंटेंस ये आपका ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला आंसर सही होगा। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी, क्योंकि सी में नॉट दिख रहा है। ये देखिए ये आर लिखा है आर, और ये इस प्रकार के एपस्ट्रॉफी एस टी, तो ये नॉट ही है ना। काफ़ी स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक ना आता हो तो वो कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें नॉट तो है ही नहीं, तो ये आरंट है, ये आर नॉट ही होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी है यहाँ पर, इनमें से ही एक होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, आप लोगों को ना ही सब्जेक्ट बदलना है और ना ही यहाँ पर आप लोगों को इसकी हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। और ये जैसे यहाँ पर यू आर है तो इसको उल्टा करके लिखना है, आरंट यू लिखना है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन टैग में बस आपको यही करना है। क्या करना है मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपको ना ही इसमें से देखिए ये सब्जेक्ट बदलना है, ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, और इसको बस उल्टा करके लिख देना है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन टैग का ही है, तो ये भी क्वेश्चन टैग का ही है। इट इजंट टू कोल्ड टुडे, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा है, तो ऑप्शन जो आपका होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ए हो सकता है, ऑप्शन बी तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव है। ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए दे हो गया, जो मैंने बोला आपको सब्जेक्ट बदलने की नीड नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजेट यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन टैग का है। देखिए ये ही अराइव्ड टू लेट, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना दिख रही हो, लेकिन ये B2 है, तो B2 यहाँ पर यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें डिड आ जाता है, आपको पता ही होगा। ये बेसिक्स यदि आपके क्लियर होंगे तब आप इसको समझ जाएंगे इजीली। तो ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला होगा, ऑप्शन ए भी गलत है, और सभी में नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये हैड होगा नहीं, तो डिड वाला होगा, ऑप्शन बी यानी कि डिडंट सी। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सी हो गया। या तो आप इस क्वेश्चन में सी कर लें यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह, या फिर आप इसके आंसर में ही कर लें, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, बस इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर सी नहीं करना है तो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको ही कर लेना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उनको नोट दिखता नहीं, जल्दी से देखते हैं, और वो इसमें पॉजिटिव वाला यानी कि इसमें नोट नहीं, इसको पॉजिटिव समझ लेते हैं और नेगेटिव वाला आंसर करेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये नेवर है, नेवर से ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। नेवर जैसा ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो यू वुड नेवर टेल हिम, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि नेवर ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। वुड ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर यू है तो ही हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर तो वुडंट यू, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, बनाना हमको पॉजिटिव है,
तो वुड यू, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ये साइंस, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो एनर्जी की यूनिट है और एक एनर्जी की इनमें से यूनिट नहीं है। तो दूर से ही दिख रही है यहाँ पर जो अश्व शक्ति है ये नहीं है, ये 2 बार लिख गया। कैलोरी ये एक ही बार है, तो कैलोरी भी आपकी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। और यहाँ पर जो किलोवाट घंटा है ये भी एनर्जी है, और यहाँ पर जूल तो एनर्जी है ही। तो अश्व शक्ति यहाँ पर ये पावर की यूनिट होती है। P बराबर पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, W यानी कि वर्क अपॉन टाइम T, कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति बोलते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, इससे आप लोग इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। वैसे डायमेंशन पूछी नहीं जाती है, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं? तो ये भी पता होना चाहिए। तो 1 HP बराबर 746 आपके वाट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ लिया जाए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए पेट्रोलियम से एक याद आ गया, पेट्रोल जो प्रीवियस बार ऑक्टेन नंबर से पूछा गया, यानी कि ऑक्टेन नंबर किसको डिनोट करता है। तो इस बार भी मैंने क्वेश्चन लिया है पेट्रोल से ही संबंधित। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? देखिए पेट्रोलियम का घटक यहाँ पर पेट्रोल तो है ही, पैराफिन मोम भी ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है वो उसको यानी कि गर्म किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग यहाँ पर ये प्राप्त होते हैं। और प्लास्टिक जो आप जो करने जा रहे हैं कोर्स पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो ये इसी से आया है। प्लास्टिक का जो यानी कि जो जहाँ से मिलती है वो पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल कच्चे तेल से ही मिलती है। तो यहाँ पर ये ग्रीस और कोक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोक यहाँ पर ये पेट्रोलियम का घटक नहीं है, एक प्रकार का कोयला का यानी कि है कोक, कोयले से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की करेंसी क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। इसको थोड़ा इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, जापान में आपको बैन देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जापान एक हाईटेक है। तो यहाँ पर बैन वैसी चीज़ें नहीं, एकदम मर्सिडीज टाइप की आपको गाड़ी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। बैन वगैरह आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, जैसे अब ये कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हो या फिर भूल जाते हो, तो इस प्रकार आप नहीं भूलेंगे। तो बैन से येन वो लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जो डॉलर हुई वो डॉलर आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में डॉलर ही चलता है। यूरो यहाँ पर जर्मनी, और रुपया आप लोग कमेंट करेंगे कितनी कंट्री में रुपये यहाँ पर करेंसी चलती है। तो मिनिमम आप लोग 3 तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा यानी कि ये देखिए 1 किलोवाट घंटा थी, ये एनर्जी की यूनिट है, इसीलिए यहाँ पर देखिए जूल भी लगा है। ऊपर ये क्वेश्चन भी था जो मैंने अभी बताया था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सजेशन देना चाहता हूँ कि आपका 9 जून को एग्ज़ाम है, तो 8 जो एक दिन पहले आप 8 को बिल्कुल भी ना पढ़ें, 7 तक ही पढ़ें और ज़्यादा ना पढ़ें। इस एग्ज़ाम के लिए कम पढ़ें और बिल्कुल अच्छा पढ़ें, यानी कि कंटेंट जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। और मैंने जितनी भी टेलीग्राम पर पोल करवाई हैं या फिर चैनल पर पोल करवाई है कम्युनिटी पर, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है वो लखनऊ कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस पे चॉइस दी है। तो जिन भी स्टूडेंट ने लखनऊ कॉलेज को फर्स्ट पे रखा है, तो थोड़ा उन लोगों को यानी कि एग्ज़ाम अच्छे से करना है। और बाकी स्टूडेंट का आई थिंक ईजिली फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है अदर कॉलेज में। और वैसे अपनी तरफ से आप लोग बेस्ट ही दें, क्योंकि मैं इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इस प्रकार की चीज़ें नहीं बताता हूँ कितने फॉर्म फिलअप हुए या फिर कितने स्टूडेंट ने इस बार इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी चैनल पर आपके गाइडेंस के लिए, क्या आपको टिप्स हैं और किस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।